जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी आने वाले एग्ज़ाम यूपीएससी के लिए, और अगले महीने उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री है उसके लिए भी। ओके, तो आप जानते ही हैं भली भांति कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लिए सेक्शन वाइज टेस्ट चला रहा है आजकल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल साइंस वाले पार्ट को, ठीक है। और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इसके बाद 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाई जाएगी। हमारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और ज्ञान सर कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग 31 मई तक 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इनके कोर्सेज से। वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। तो इससे पहले कि हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर्स में उतरें, एक चीज़ पता लगा लेनी जरूरी है कि एनवायरमेंटल साइंस में हमको पढ़ना क्या होता है। देखिए, एनवायरमेंटल साइंस वाला पार्ट जो है वो ज्योग्राफी से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है। तो अगर एनवायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को अगर मिला दिया जाए तो इसकी संख्या बढ़कर 25-26 तक हो जाती है। यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कुछ इस तरीके से कीजिए। एक तो आप पढ़ेंगे खुद और एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, जो उसकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो इकोसिस्टम क्या है, किस तरीके से फूड चेन काम करती है ना, इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो इसका जो डिसिप्लिनरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक टॉपिक तो इसका ये होता है, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है पूरा पूरा। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, ठीक है। दूसरा क्या पार्ट है इसका? गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस तरीके से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर सरकारें किस प्रकार से कैंपेन चला रही हैं, आपको पता ही होगा। भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है ना, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो हमको ये जानना चाहिए इसमें कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रतिबद्धताएं निभाई हैं और निभा रहा है। जैसे एग्जाम्पल ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम एनवायरनमेंट से ही जोड़ के देखेंगे। वर्तमान में कितने देश हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको हम कहते हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या है, इस बार की मीटिंग कहाँ हुई थी COP की। इस प्रकार की कई सारे कॉन्सेप्ट आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ये मान के चलिए कि 40 और 50 का रेशियो आपको नजर आएगा। 50% तो क्वेश्चंस बनेंगे आपके गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, 40% बनेंगे खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो एनवायरमेंटल साइंस, उससे। ओके, तो ये आप एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ने से पहले दो पार्ट में डिवाइड करके देखिएगा इस चीज़ को, ठीक। तो उतरते हैं सीधे किसमें, आज के सेशन में। और आज हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट के और इकोलॉजी के। काफ़ी शानदार क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं, क्यूरेट किए गए इनफैक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम के द्वारा आप लोगों के लिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमको निम्न कथनों पर विचार करना है ना। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं और पता लगाना है कि कौन सा सही है। काफ़ी बड़ा ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज, और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। तो शुरुआत में करूँगा आज हिंदी वाले पार्ट से पढ़ के, ठीक है। इकोर्निया क्रेसिप्स विश्व का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, यानी कि वीड है। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यू। चना, मटर, धान के पौधे नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। ओके। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर से हुई थी। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं
और हमें पता लगाना है कि कौन सा इसमें सही है। और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आप देख लीजिए। Econia crassips is the world's most problematic aquatic weed. It is also known as what? Terror of Bengal. The plant of gram, pea and paddy help in the nitrogen fixation. Mitti Bachao Andolan was started in India from Hoshangabad district of Madhya Pradesh. जैसा कि मैं हर बार हटता हूं तो मैं 1 मिनट के लिए यहां से हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, ताकि पढ़ने में कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसका आंसर है आपका सी वाला पार्ट, पहला और तीसरा। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इस तरीके आंसर क्या बन जा रहा है? 1 and 3 ओनली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर क्वेश्चंस के बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जो कि इस सीरीज को और भी अधिक वेट प्रोवाइड करता है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मुझे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है। इस बहाने आप कम से कम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का निर्माण जैविक घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से के मेल से होता है। वर्षा की मात्रा वातावरण में नमी पर निर्भर करती है। नंबर 3, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाएगी। भारतीय वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। एनवायरमेंट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड जियोमॉर्फिक कंपोनेंट। ओके, द अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज वेरी करेक्ट। If the flora found on the earth are finished, then there will be a shortage of what? Nitrogen gas. I think this statement is wrong. Indian scientist M.S. Swaminathan is referred to as the father of the economic ecology by the United Nations UNEP. Okay, तो इसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं आप कि अगर फ्लोरा और फाउना, सॉरी नॉट फाउना, फ्लोरा इज एब्सेंट, देन व्हाट विल हैपन? क्या नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी? जी नहीं, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, और पहला, दूसरा और चौथा सही है, और ये हो जाएगा आपका आंसर 1, 2 and 4। अच्छा सवाल है। और ये रहा इसका हिंदी वर्जन वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके सामने नहीं हूं। और ये रहा इसका इंग्लिश वाला वर्जन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा इसका एक एक्सप्लेनेशन। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, एजेंडा 21 धारणी विकास के एक वैश्विक कार्य योजना है। Rio+20 सम्मेलन धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं और ये सारे जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं, आज से नहीं, काफ़ी पहले से 1970s से ही पर्यावरण के प्रति जो हमारा जो कह सकते हैं कि संवेदनशीलता बढ़ी है, उन सब के बाद ये सारे प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में चलाए जा रहे हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपनी अर्थ को ही बचाना है ना। अगर अर्थ को ही नहीं बचा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे स्पेस रेस का, है ना? क्या करेंगे हम न्यूक्लियर प्रोग्राम का, जब अर्थ ही नहीं रहेगी तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज व्हाट? टू सेव द अर्थ। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सारे प्रोग्राम वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी पहले से 1970s के दशक से चलाए जा रहे हैं। ठीक है, EPA का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अधिनियम। NEA का पूर्ण रूप है नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग हिंदी में। और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। एजेंडा 21 इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द Rio 20 कॉन्फ्रेंस इज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी मच करेक्ट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे UPSC ने इस वाले टर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान देंगे इस बात का। द फुल फॉर्म ऑफ EPA इज व्हाट? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। The full form of NEA is National Environmental Authority, and the Environmental Protection Act in India was passed on 23rd May 1986। तो सभी स्टेटमेंट ठीक हैं सिवाय दूसरे के। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, यानी कि दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो EPA का फुल फॉर्म है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी,
नॉट एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये रहे व्हाट्सएप नंबर्स, आप इसमें कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज से संबंधित जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इकोमार्क। चलिए इसको सीधे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। इकोमार्क is a certification mark issued by Bureau of Indian Standards for product that conform to a set of standard aimed at least impact on the ecosystem. The book Silent Spring, published by author Rachel Carson in the year 1962, depicts the adverse environmental effects caused by the indiscriminate use of pesticides. The author of the book Green Development was W.M. Adams. इंग्लिश में मैंने पढ़ दिया है, ये रहा हिंदी इसका वर्जन। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से भरा हुआ ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी से लेकर पीसीएस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ का आंसर डी, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे काफ़ी मेहनत की गई है और प्लीज़ इसको एक्नॉलेज कीजिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को बताइए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आप लोगों के लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। पता लगाना है हमें कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पता लगाना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, मैं पढ़ता हूँ इसको। द ग्रीन आर्मी had been started in Australia for environment protection. UN General Assembly has designated 5 June as World Environmental Day. जाहिर सी बात है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। Plachimada is a little hamlet at Alappuzha district in Kerala was in news due to what? Due to immense damage to the environment by the Coca-Cola factory. चर्चा में था मामला और इसके तीनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हैं और ये रहा इसका सही जवाब। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा सवाल बनाया है। ये रहा इसका हिंदी वर्जन। हो सकता है क्वेश्चन इनमें से किसी एक में से ही आ जाए, और 5 जून वाला क्वेश्चन तो उत्तराखंड वाले एग्जाम में तो कई बार रिपीट हुआ है और हर बार आने की संभावना रहती है। किसकी? 5 जून वाले डेट की। ये देखेंगे कि प्लाचीमाड़ा एक छोटा सा गांव है, वो किस राज्य का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो चर्चा में रहा, कोका कोला फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण को भारी नुकसान के कारण खबरों में था। अच्छा सवाल। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रीन आर्मी हैज बीन स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जैवमंडल को पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। वनीकरण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार, ये तीनों कारक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्टिफिकेशन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। अच्छा, A.G. टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, हमको पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा नहीं है। तो मरुस्थलीकरण भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण नहीं है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का जो कटाव है उसको हम मान सकते हैं क्या, इस क्षति का कारण। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाता है? ओनली थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी 3 स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला मैं नहीं पढ़ूंगा इस बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। शानदार एक्सप्लेनेशन है। और इनमें से कुछ भी, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस जैसे एग्जाम में तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इनमें से बीच में से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हिंदी वर्जन ये रहा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग और अल्टरनेट क्वेश्चंस में मैं हिंदी और इंग्लिश को पढ़ूंगा। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। The correct sequence of the different components in the food chain of the grass terrestrial ecosystem is grass, grasshopper, frog and snake. हिंदी में भी पढ़ना जरूरी समझ रहा हूं मैं इसको। खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो घास, टिड्डा, मेढक और सांप। ठीक है। The limit of the number of animals that the environment can support in a certain area is called what? Carrying capacity.
इन द फूड चेन ह्यूमंस आर नोन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से आप लोग भली भांति परिचित होंगे और किस तरीके से हम एक स्टेज से आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है, एनर्जी का किस तरीके से लॉस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार फिर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में भी हमको पता लगाना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही हैं और आपको याद रखने होंगे ये सभी स्टेटमेंट। नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। 7 का आंसर हो गया डी। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करिए और पढ़ते रहिए इसको। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सही विकल्प का चयन करना है। फाइटोप्लैंक्टन्स का नाम सुना होगा आपने, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। उत्पादक जैविक एवं अजैविक संगठक यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ट्रांजिशन के रूप में कार्य करते हैं। एक आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? देखेंगे फूड चेन का जो सही सीक्वेंस है वो क्या है, डायटम, हेरिंग और क्रस्टेशियाई। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, और बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का ही इंग्लिश वर्जन। ये देखिए, प्रोड्यूसर्स एक्ट एज व्हाट, इंटरमीडिएट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ व्हाट, फूड चेन, डायटम, हेरिंग एंड क्रस्टेशियन एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर नोन टू बी द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मैरीन इकोसिस्टम या एनवायरमेंट। 8 का आंसर क्या होगा, ए होगा। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है और फूड चेन का ये सीक्वेंस जो दिया गया है ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। थर्ड ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ऑर्डर इसका क्या है, डायटोम पहले नंबर पर है, क्रस्टेशियन दूसरे नंबर पर है और हेरिंग क्या है, तीसरे नंबर पर है। आप हो सके तो पता लगाइए ये क्या चीज़ होती है, डायटोम क्या है, क्रस्टेशियन क्या है और हेरिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, परपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादक कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी जो है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स होती है, यानी कि प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। जैव मंडलीय पारितंत्र में ऊर्जा एक दिशा में प्रभावित होती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। स्क्रीनशॉट लेंगे और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। प्रोडक्शन एट द हाउस लेवल इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन द बायोस्फीयर। पता लगाना है कि विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो इसका आंसर जो बन रहा है वो है 2 and 3 ओनली। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और ये रहा इसका सही जवाब। प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफिक लेवल नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एट द होस्ट लेवल इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। तालाब तथा समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का एक पिरामिड उल्टा पिरामिड है, यानी कि इनवर्ट पिरामिड कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा छोटी क्लासेस में कि एक उल्टा पिरामिड बनता है इस तरीके से। यहाँ पर समुद्री जीव होगा कोई छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ी मछली और सबसे बड़ी मछली। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। औसतन एक पोषी स्तर में बायोमास के रूप में संग्रहित ऊर्जा का केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है और इसे कहा जाता है क्या, 10% रूल। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। काफी अच्छे सवाल हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। इन्वर्टेड पिरामिड में बना चुका हूं आपके सामने अभी, और ये 10% रूल भी आप समझ चुके हैं कि जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं, इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, तो 10% एनर्जी का लॉस होता है एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, 10% रूल। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ऑलवेज व्हाट, अपराइट। तो 10वें आंसर का जवाब क्या होगा,
जवाब होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है और सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने होंगे। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक, बिल्कुल सही। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। प्लीज इन एक्सप्लेनेशंस को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। जापान में नोबी और कांतो के मैदान अवस्थित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न की गई, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट वाज डेवलप्ड इन क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जापान में हुआ था। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्रों के कारण होता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जी नहीं, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। नोबी एंड कैंटो प्लेन आर लोकेटेड इन जापान, बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्योटो प्रोटोकॉल से 1997 से आया था। फ्लाई ऐश पॉल्यूशन का कारण है थर्मल पावर प्लांट। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1 2 3 ओनली, नॉट 4। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करी जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करी जाती है? एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसका क्या हो गया आंसर? ए। बाकी ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12। प्रेरी घास के मैदान, पर्णपाती पतझड़ी वनों और टैगा वनों की तुलना में गहरे सागरों में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। Compared to prairies, grassland, deciduous forest and taiga forest, the annual production of biomass in deep oceans is minimal. The natural occurring greenhouse gas, water vapor, produces the maximum greenhouse effect. World Biodiversity Day is celebrated every year on 2nd May. वंदना शिवा की किताब का नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने होंगे ये चारों के चारों। सिर्फ आंसर तक सीमित मत रहिए। ये चार जो विकल्प है ना, ये 4 क्वेश्चंस के बराबर हैं। ओके, तो इसको इस तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें पता लगाना कि कौन सा गलत है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है, डी। बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो 2 मई को नहीं होता, ये होता है 22 मई को। अभी कुछ दिनों पहले ही था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज नॉट करेक्ट। लेकिन आंसर क्या है इसका? वैसे 22 मई है। ओके, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। वेरी गुड। इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड जोसेफ फोरियर हैड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ये रहा 13th क्वेश्चन का तीनों ऑप्शंस और आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने और तीनों के तीनों सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। और ये रहा इसका आंसर, डी। हिंदी वाले वर्जन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, ताकि बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये भी। United Nations Climate Change Agreement, which was supported by more than 50 countries, came into effect on 21st March 1994. Milutin Milankovitch had suggested that Earth's tilt on its axis is a factor in climate change. Methane gas is related or emitted from the paddy fields. बिल्कुल सही बात है। Carbon dioxide and methane gases are the most responsible gas for global warming. Not most responsible, but we can say one of the most important. ये रहा इसका हिंदी वर्जन, प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बात सारी आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी कि पूछना क्या चाह रहा है। पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सही है।
14th क्वेश्चन का क्या सही है? सभी सही हैं इसके भी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अच्छा सवाल, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और पढ़ेंगे भी साथ साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत जैव जीव मंडल को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाती है। बिल्कुल सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बिल्कुल है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2012 में जारी की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी सही मालूम पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और आगे बढ़ जाते हैं इसके इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। 15th क्वेश्चन का पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें डेट थोड़ी मालूम पड़ रही है कि 2012 नहीं है, और यही इसका क्या है जवाब। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट द आंसर इज सी। बाकी क्या है, सारे सही हैं। ये कौन नहीं जानता, ये सब जानते हैं, ये भी सब जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 2008 में जारी किया गया था, और ये आप प्लीज याद रखेंगे। प्लीज प्लीज ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि जो भारत का फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान था वो कब जारी किया गया था? 2008 में। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान की बात है। ठीक है, आसान सवाल है, वैसे कर सकते हैं आसानी से। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न देशों के बीच घातक कचरे के हस्तांतरण और उनके कुशल निपटान को रोकने के उद्देश्य से गठित बेसल कन्वेंशन 22 मार्च 1989 को बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित पार्टियों के तत्कालीन सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। 1994 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय स्थायी भूमि प्रबंधन के साथ पर्यावरण और विकास को एकीकृत करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट यूपीएससी लेवल का है, लेकिन पहले लग रहा है पूछा जा चुका है यूपीएससी में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, इसको भी देख लीजिए प्लीज। बेसल कन्वेंशन फॉर्म्ड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ हैजार्डस वेस्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और ये कब हरकत में आया है? 22 मार्च 1989 को। बेसल नाम का शहर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और बेसल नॉर्म्स बैंकिंग से भी रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एस्टैब्लिश इन 1994। ठीक है, तो बताइए कि इसमें कौन सा सही नहीं है? पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी सही, कोई भी गलत नहीं है। इसमें दोनों सही स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। तो बेसल कन्वेंशन को सिर्फ बैंकिंग तक ही ना सीमित रखें, आप इसको इस चीज में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी वर्जन देख लीजिए इसका। ये बताया गया है किगाली संशोधन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 85% तक कम करने के लिए। मिनामाटा कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा और इसके यौगिकों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक संधि है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। अंडर द लीगली बाइंडिंग किगाली अमेंडमेंट 197 countries have agreed to the creation of timetable to reduce the use of hydrofluorocarbon by 85% by 2045. Minamata Convention, a global treaty committed to protecting human health and environment from mercury and its compounds, was adopted in 2013 in Kumamoto, that is in Japan. Question number 17. ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं जी, और ये बहुत ही शानदार स्टेटमेंट्स हैं। प्लीज याद रखेंगे, आने वाले यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट मान के चलिए। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे सवाल जवाब यूपीएससी पहले ही पूछ चुका होगा, लेकिन रिपीट हो सकता है क्वेश्चन किसमें, पीसीएस जैसे एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे, हो सकता है कि गाली समझौता का संबंध किस चीज से है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो इस चीज का ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वियना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के लिए
उत्सर्जन लक्ष्यों को कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता। क्या स्टेटमेंट है देखिए। रॉटरडम कन्वेंशन को 1998 में नीदरलैंड के रॉटरडम में पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था और 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ था। जैसा कि मैंने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये बात बताई थी आपको कि गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कई सारे कन्वेंशंस हैं, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। वियना कन्वेंशन सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके, दूसरा रॉटरडम कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन Rotterdam, that is in Netherlands, in 1998 and entered into the force on 24th Feb 2004. क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के ही ऐसा अंदाज आ जा रहा है कि दोनों ही सही होंगे और दोनों ही सही हैं और दोनों का आंसर, ये इसका आंसर क्या हो गया, बोथ 1 and 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन के बारे में हो सके तो पढ़ लीजिएगा, और रॉटरडम कन्वेंशन क्या है हो सके तो पढ़ लीजिएगा। कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गूगल करके देख लीजिएगा। और अगर आपको इंडिया, भारत सरकार के इस प्रकार के प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपको और जानकारी इकट्ठी करनी है तो आप इंडिया ईयर बुक में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया ईयर बुक की जो एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है उसको पढ़िए कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में क्या क्या और कब कब कौन कौन से कानून पारित किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसको आप आराम से पढ़िए पहले तो, और हो सके तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, स्थायी जैविक प्रदूषक आमतौर पर कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। स्थायी जैविक प्रदूषक जैव आवर्धन के माध्यम से जीवित जीवों में एकत्रित होते जाते हैं। स्थायी जैविक प्रदूषक वसायुक्त ऊतक यानी कि टिश्यू में घुलनशील नहीं होते, किंतु स्थायी जैविक प्रदूषक आसानी से जल में अवशोषित हो जाते हैं। देखिए कितने बारीक स्टेटमेंट्स हैं इसमें, और इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ें। Persistent organic pollutants are generally organic chemical substances that is carbon based. Persistent organic pollutants accumulate in a living organism through biomagnification. तीसरा है persistent organic pollutants are not soluble in fatty tissues but persistent organic pollutants are easily absorbed in water. पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। इसमें हमको इनकरेक्ट लगाना है पता कि which of the following is incorrect। तो इसमें थोड़ा हेर फेर दिख रहा है, ऊपर नीचे इसमें किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये दोनों बिल्कुल सही हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, 3 ओनली, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, persistent organic pollutants are not soluble in water but persistent organic pollutants are easily absorbed into fatty acids। ये बात यहाँ पर ठीक उल्टी लिखी गई है, इसी को पकड़ना था आपको। क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, ये 5 देशों के नाम लिखे हैं। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में से कौन कौन से हैं। देखिए ये वे देश हैं जहां पर टाइगर यानी कि बाघ देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं, रहते भी हुई हैं। इसमें इंडिया भी शामिल होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी सही होंगे। बांग्लादेश में है ही, भूटान में है, म्यांमार में है, नेपाल में भी है, इंडोनेशिया में भी है, तब तो ये सभी सही हो जाएंगे इस हिसाब से। 20 का क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन और ये रहा इसका आंसर डी। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइगर रेंज देश देख लीजिए कितने हैं, 13। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया भी है, लाओस, पीडीआर, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना एंड इंडोनेशिया। भारत में जो पाया जाता है टाइगर, उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर और वही है भारत का राष्ट्रीय पशु। इसकी कई सारी सब स्पीसीज दुनिया के अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। जैसे कि जो साइबेरियन टाइगर है वो टाइगर की सबसे बड़ी सब स्पीसीज है, जो मिलती है रशिया के कौन से वाले इलाके में, साइबेरियन वाले इलाके में, इसलिए साइबेरियन टाइगर काफ़ी बड़ा होता है वो। क्वेश्चन नंबर 21, 9 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में बाघों की जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए। ठीक है जी। इस जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर 3167 हो गई, जो पिछली गणना में इतनी थी। इस जनगणना के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है। 21
तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये तीनों सही हैं। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टाइगर सेंसस। ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाए। बाघ वाले 2 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक ही पेज में हिंदी इंग्लिश दोनों दिए गए हैं, तो थोड़ा आसान रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एज पर द अवेलेबल डाटा टिल 2018। आंकड़े पूछे गए हैं 2018 के, और पता लगाना है क्या कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, और इसको क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक कहाँ होना चाहिए बाघों की संख्या? असेंडिंग ऑर्डर में ना, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम फिर से ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अच्छा, तो क्रम लग रहा है हमारा D4321। सबसे अधिक टाइगर कहाँ है? महाराष्ट्र, उसके बाद सबसे अधिक उत्तराखंड, फिर कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश। यही इसका सही क्रम है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाएगा कि किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक संख्या है बाघों की, तब आप जवाब देंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि उत्तराखंड का। उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और रहा ये आंकड़ा, ठीक है, बाघों की संख्या के हिसाब से, ठीक है, अच्छा सवाल है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, बायोडीजल सोयाबीन, रेपसीड और सूरजमुखी के बीजों से निकाले गए वनस्पति तेल से निर्मित होता है। जी नहीं, इसका सीधा आंसर है जेट्रोपा। बायोडीजल की बात हो रही है ना, पहला तो हो गया गलत। चीनी फसलों या स्टार्च फसलों से प्राप्त साधारण शर्करा के किण्वन द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। सही बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों को श्रेणी में त्रिपुरा को सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चुना गया है। कार्बन क्रेडिट से तात्पर्य है कि धारक को 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग प्लीज। आगे बढ़ जाएंगे इंग्लिश वाले वर्जन में, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। बायोडीजल की बात हो रही है, जिसमें मैं समझ रहा हूं कि जेट्रोपा होगा, ना कि ये सारी बातें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ओके, कौन सा सही, कौन सा सही नहीं है? डी इज नॉट करेक्ट, माइट भी, लेकिन जेट्रोपा भी है इसका आंसर। ठीक है, तो क्षमा चाहूंगा मैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहां से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नए डाटा पढ़ेंगे। 54 टाइगर रिजर्व भारत की भूमि क्षेत्र के, ये देखो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, कितना अच्छा फैक्ट है। देखिए 2.3% हिस्से पर कब्जा करते हैं टाइगर रिजर्व, 54 टाइगर रिजर्व जो इंडिया के हैं। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अच्छा, त्रिपुरा का औरंग टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। काफी अच्छे आंकड़े दिए गए हैं लेटेस्ट डाटा के अनुसार। इंग्लिश वर्जन इसका ये रहा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। 24, पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। तो उसमें सी वाला सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है और ये सही है। आंसर इसका क्या होगा? सी, औरंग टाइगर रिजर्व सबसे छोटा नहीं है। देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। औरंग टाइगर रिजर्व है तो सबसे छोटा, लेकिन ये आसाम में ना कि त्रिपुरा में। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अदरवाइज खाली नाम अगर आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंग। क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को द्वारा 2009 में निम्नलिखित में से किन बायोस्फीयर रिजर्वों को अधिसूचित किया गया था? पचमढ़ी, है ना, अचान कमार, अमरकंटक जैवमंडल आगार, नॉकरेक, सिमलीपाल आगार। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, आचान आचांकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व और सिमलीपाल। यूनेस्को में 2009 की बात हो रही है। 2009 में किसको शामिल किया गया था भाई? अच्छा क्वेश्चन है, फिसल सकता है हाथ से अगर रिवीजन ना किया गया तो ये है पहला, तीसरा और चौथा।
यही इसका सही जवाब है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। डेट के साथ ये रखिए, सिमलीपाल 2009, नौकरेक 2009, और ये जो है अचानक मार ये है 2012, पचमढ़ी 2009, ये सब रहे। क्वेश्चन नंबर 26, एक ही पेज में दोनों। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन, 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट घोषित किया गया है। पता लगाना है कि कौन सा मैच सही नहीं है। 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल था, 2008 सैनिटेशन था, 2010 बायोडाइवर्सिटी था, 2012 देखना पड़ेगा, 2012 था, दिया नहीं इन्होंने, बाकी सारे दिए हैं। आप प्लीज़ चेक करिएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि 2012 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, प्लीज़ चेक करिएगा इसको, 2012 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 एंड मोर इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। बात बिल्कुल सही है। बीइंग अ ट्रांजिशन जोन ऑफ 2 और मोर इकोसिस्टम, इकोटोन इज अ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। Change in community or structure of the population at the boundary of two habitats are known as edge effects. हिंदी में इसको पढ़ लेंगे। दो पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है। 27th, ठीक है। ट्रांजिशन जोन को क्या कहा जाता है? इकोटोन। रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में। चेंज इन कम्युनिटी और स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स आर कॉल्ड एज एज इफेक्ट्स। और ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे हिंदी वाले का फटाफट और इंग्लिश वाले का भी, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी तैयारी तो ऐसी हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हिंदी वाला मैं नहीं पढ़ूंगा, इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं। Corals are a type of vertebrates and light conditions are necessary for the development of coral reefs. Vertebrates नहीं होते, invertebrates होते हैं, तो पहला तो हो गया गलत। The area where a living being resides and move on a daily or periodical basis is known as home range. Okay. C4 type of grasses are abundant in the tropical savanna biome, which maintain a high level of primary productivity even with little soil moisture. देखिए C4 टाइप ग्रास क्या होती है, C3 टाइप ग्रास क्या होती है, ये इसके बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए वैसे। तो C4 टाइप ग्रास जो होती है वो उन क्षेत्रों में होती है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर ले, तो इस हिसाब से ये सही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ए, ओनली वन, क्योंकि कोरल्स जो है वर्टिब्रेट्स नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं ए सही है या नहीं। ठीक है, एक बार हिंदी वाले में नजर दौड़ा लीजिए फिर से। प्रवाल एक प्रकार के कशेरुक जीव होते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर क्या है, ए है। देखिए, यानी कि कोरल्स आर इनवर्टिब्रेट दैट लिव्स इन अ हार्ड शेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। एक मैरीन इकोसिस्टम है कोरल, जो एक खास ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बीच में डेवलप होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर है कोरल, पता लगाइए। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक विकास का कहाँ पर हुआ है, इसका ही पता लगाइए। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वनस्पति के लिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। अच्छा, शायद नहीं। डॉक्टर बोलकर की सिफारिश पर भारत की पहली वन नीति 1894 में तैयार की गई थी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ष 2008 के दौरान विश्व के पहले बाघ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पता लगाना है कौन सा सही है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। द रेड डाटा बुक फॉर इंडियन फ्लोरा इज पब्लिश्ड बाय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29, पहला तो सही है। वैसे रेड डाटा बुक वर्ल्ड में भी जारी की जाती है, और इसका जो आंसर होगा ये 2008 नहीं है, 2010 या 11 है इसका आंसर। तो
टाइगर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये 2008 में नहीं हुई थी। इसका आंसर क्या है? ए, 1 एंड 2 इज ओनली करेक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। ये हुई थी 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका प्लीज, और हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में जलवायु कार्रवाई के निम्नलिखित घोषणाएं की थी। कौन सा गलत है? 2070 जो नेट एमिशन कार्बन का है उसको शून्य करना, ये बात बिल्कुल सही है भाई, अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस भी किया था। 2050 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% अक्षय ऊर्जा से करना है। अच्छा। 2030 तक 500 गीगावाट और जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी लानी है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, प्लीज इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, काफी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। इसमें गलत है तीसरा स्टेटमेंट, यानी कि ये कौन सा गलत है? ये गलत है तीसरा वाला। आंसर के रूप में यही सही है, लेकिन ठीक याद रखेंगे। जाहिर सी बात है, फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी तो बहुत कर चुके हैं हम, रीन्यूएबल एनर्जी पे हमको करना है 50%, ठीक है। नॉन फॉसिल करना है, ना कि फॉसिल। एक मिनट, इसका आंसर हमने बी, इसका आंसर सही, सॉरी, इसका बी सही आंसर है। 50% ऑफ इट एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2050, ये ना होकर ये है 2030 है इस, ठीक है। इसी पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये है ना कि 50। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, आइए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट के संबंध में जानकारी दी गई है कुछ इसमें। द टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 15 मिलियन हेक्टेयर्स। There has been a decrease of 1.06 million hectares in the total bamboo bearing area in the country as compared to 2019. Arunachal Pradesh ranked first in terms of bamboo bearing area. The maximum increase in terms of bamboo bearing area has been recorded in Mizoram. Okay, पता लगाना है कि सही कौन सा नहीं है। इसका ये रहा हिंदी वर्जन, देख लीजिए एक बार। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए मिजोरम, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। वन रिपोर्ट में आप उत्तराखंड की वन रिपोर्ट को भी पढ़ के जाइएगा प्लीज, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन मिले। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। In October 2022, the establishment of new tiger reserve Durgavati in Rajasthan has been approved. Tamil Nadu has recently approved the establishment of Cardover Slender Loris Sanctuary, spread over an area of this of land in Karur and Dindigul district of state under Wildlife Protection Act 1972. The Department of Science and Technology of the Government of India has recently announced the setting up of a country's first night sky sanctuary in Ladakh. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम, प्लीज इसका ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको 32 वाले को, और देखिएगा क्या सही क्या नहीं। तो पता लगाना है हमको कि कौन सा सही नहीं है। In October 2022, the establishment of a new tiger reserve Durgavati in Rajasthan was been approved. यही गलत है इसका, दूसरा और तीसरा इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका क्या है? गलत। वो राजस्थान में नहीं है, एमपी में है दुर्गावती नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, नरसिंहपुर, दामोह और सागर। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33,
इसका आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ूंगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33 का, saprophyte biodecomposers are helpful in excreting essential substance from dead animals or plant। सही बात है। Insectivorous plant mainly grow at places where nitrogen and phosphorus deficiency are found। The role of the atmosphere in the phosphorus cycle is negligible because there is no exchange of phosphorus between organism and the environment। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका, क्वेश्चन नंबर 33 का। पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। बी सही नहीं है इसका आंसर, लेकिन यही होगा बी। Insectivorous plants mainly grows at place where nitrogen phosphorus deficiency are found। डेफिशिएंसी नहीं, ज्यादा होना चाहिए। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, देख लीजिए प्लीज। उसका आंसर क्या होगा? बी। इनफैक्ट सहायक होता है कौन? नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, अधिकांश कोयला खदानों में मीथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। बिल्कुल होता है, इसलिए इस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान इत्यादि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को सीमित करते हैं। कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, पोरेट, प्रोफेनोफोरस और ट्राइजोफोस इत्यादि रसायनों का इस्तेमाल कृषि में कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। कृंतकनाशी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जरा मुझे देखने दीजिए। केमिकल्स लाइक कार्बोफ्यूरम, मिथाइल पैराथियोन, पोरेट एंड प्रोफिनोफोस एंड ट्राइजोफोस एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रोडेंटिसाइड इन एग्रीकल्चर। पता लगाना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज, और इसका आंसर बन रहा है क्या? डी इज द राइट आंसर। इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रोडेंटिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी एक फॉरेस्ट रिपोर्ट का है और पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। द टोटल कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 7,204 मिलियन टन्स। ठीक है, मिजोरम रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ कार्बन स्टॉक। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर जम्मू कश्मीर हैज द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री। In terms of carbon stock in country, tropical dry deciduous forest have the highest area। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देखेंगे इसमें। कार्बन स्टॉक क्या होता है पता लगाइए इसका, और ये वाला क्या है? गलत है आंसर, लेकिन क्या है? ये सही है। मिजोरम की रैंक फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट रैंक किसी और राज्य की है। अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है यहीं से उठ के कि कार्बन स्टॉक में पहला स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि पर हेक्टेयर में किसका है? जम्मू कश्मीर का है। प्लीज देखेंगे इसको, हाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। 36 का इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्रेश वाटर इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनग्रोव वेजिटेशन। जी नहीं। ड्यू टू less rainfall in the grassy terrestrial biome, limited amount of the water is available, due to which trees are not able to replace grasses in the area। The concept of Millennium Ecosystem Assessment had been introduced by Kofi Annan, that is former Secretary General of the United Nations, in 2000, और none of these। पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही क्या नहीं है? पहला ही सही नहीं है। फ्रेश वाटर नहीं, सैलाइन वाटर चाहिए होता है। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है ना, यहाँ पर क्या चाहिए? सैलाइन वाटर चाहिए। मिक्सचर चाहिए किसका? खारे पानी का और ताजे पानी का। ठीक है, तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो इसी का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ये रहा इसका डेवलपमेंट।
सॉरी आंसर इसका। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो संबंधित नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को परचेज किया है तो, और हमारे साथ जुड़िए। ये रहा 37 क्वेश्चन, इसका हिंदी वर्जन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और बढ़ जाते हैं आगे इसके इंग्लिश वर्जन में। एल्गी हैव बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। Algae prepare their own food with the help of green chlorophyll pigments. The Great Barrier Reef is at risk from extreme surface temperature caused by El Nino, which is a type of erratic warm of cool ocean current. No. This is the warm ocean current. तो इसलिए तो तीसरा तो हो जाता है गलत। तो मेरे ख्याल से यही इसका गलत आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बट द आंसर इज करेक्ट। आसान सवाल है वैसे। एल नीनो के बारे में कौन नहीं जानता आज, बच्चा बच्चा जानता है। एल नीनो क्या है? एक वार्म ओशन करंट है। तो अमेरिका के मैं यहां पर क्लेम कर सकता हूं कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जो कि कूल ओशन करंट ना होकर वार्म ओशन करंट है। ओके, बाकी इसमें बताया गया है कि डी। चलिए, आप इसको अपने विवेक के आधार पर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देंगे। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बारे में प्लीज़ हो सके तो कमेंट बॉक्स में कुछ और आप अपनी तरफ से कोई आंसर देना चाहते हैं तो मुझे आप दीजिएगा। खाली वार्म होता तो सही हो जाता, लेकिन कूल के साथ क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आंकड़ों के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना गया है। केल्प वन विश्व के केल्प फॉरेस्ट के ठंडे और शीतोष्ण महासागरों के उथले और तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये रहा इसका स्टेटमेंट। केल्प फॉरेस्ट क्या होते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका आंसर बन रहा है क्या? बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट पूछ रहा है ना, सेलेक्ट द करेक्ट। हाँ, करेक्ट ये है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये रहा इसका। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज बीन कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव जोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। करेक्ट आंसर बताना है। ओके, बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव बीन कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर जो इसमें दिया है बी, ये सही नहीं है। बोथ ए एंड बी होने चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39th। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी और मेकिंग फूड ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। The minimum water flow of different rivers, which is helpful in maintaining its ecosystem, is called E-flow. Plant in the presence of sunlight synthesize water and carbon dioxide with the help of chlorophyll present in the leaves. और पता लगा, और क्या है? डी, none of these। कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई से ऐसे नहीं है जो गलत हो। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ये रहा इसका हिंदी वर्जन। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी वर्जन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। The sea acts like a storehouse for carbon dioxide gas because it absorbs carbon dioxide every day. Halophytes are those plants which grow in low salinity water
and these plants require more sunlight for their development. Phytoplankton make their food by consuming carbon dioxide from the atmosphere, and these phytoplanktons are further eaten by zooplanktons. और हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें यही गलत है, ये दोनों सही हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, प्लीज याद रखेंगे और उसको दोहराएंगे भी, उसका रिवीजन भी करेंगे प्लीज। ठीक, ये रहा इसका एक एक्सप्लेनेशन। सी एक्ट्स लाइक अ स्टोर हाउस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकॉज इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एवरी डे। सही बात है। हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन हाई सैलिनिटी वाटर and these plants require more sunlight. Plankton make their food by consuming carbon dioxide from the atmosphere, and these phytoplanktons are further eaten by zooplanktons. यानी कि बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द 105th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आउट ऑफ द गिवन नेशनल पार्क। 105वां नेशनल पार्क की पहचान लगानी है, ये कौन सा है भाई? रेमोना नेशनल पार्क is the 105th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। रायमोना आ सकता है सवाल, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट घोषित कर रहा हूं। पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 105वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रायमोना। ये कुछ नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाघ परियोजना 1975, जी नहीं। लाल पांडा परियोजना 1996, हामिन मृग परियोजना 1977, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, गैंडा परियोजना 1989। पता लगाना है कौन सा सही है। पहला तो बिल्कुल गलत है, तो ए तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2, 3 एंड 4 सारे सही हैं। ये 2, 3 और 4 ये 1973 है, ना कि 1975। जाना माना फैक्ट है, वैसे किसी का गलत होगा नहीं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा। पता लगाना कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। महानदी एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा, संभलपुर एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा, सारे उड़ीसा के ही हैं। पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा में नहीं है भाई, ये शायद झारखंड में होना चाहिए, ठीक है। कहाँ होना चाहिए? झारखंड में। डी, झारखंड में है, देखिए, ठीक। 44, चलिए ये संस्थानों के नाम है और कहाँ कहाँ पर उनका सेंटर है ये पता लगाना है। ये क्वेश्चन वैसे आसान है। 44 कौन सा इनकरेक्ट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट देहरादून, अच्छा। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवनंतपुरम केरला, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पता लगाना है कौन सा सही नहीं है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट देहरादून, इसका आंसर है ए। ये भोपाल में है, देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, ना कि देहरादून में, ठीक है। देहरादून में तो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि काफ़ी पुरानी संस्था है, जो ब्रिटिश पीरियड से के दौरान स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाते हैं, देखिए। ये देखिए उत्तराखंड का है। वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य लोगों द्वारा चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1970 में प्रारंभ किया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के उद्देश्य से 1973 में शुरू किया गया। मैती आंदोलन को वर्ष 1994 में उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और इनमें से कोई नहीं, पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। ये 1973 में शुरू हुआ था, इसलिए हो सकता है गलत हो जाए। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ए ही इसका गलत है।
कौन सा पूछ रहा है, रॉन्ग है। ये 1973 होना चाहिए। ठीक है, अब उस समय का उत्तर प्रदेश था, ये बात भी सही है, चलो मान ली बात, तो ए उस हिसाब से भी क्या है, गलत है ये। ठीक है, विच अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन हु हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में जिसने सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है उसको कौन सा पुरस्कार हर वर्ष दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी एनवायरमेंटल अवार्ड दिया जाता है भाई, याद रखेंगे बात को, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जा रहा है हर साल। अच्छा सवाल आ सकता है, किसको दिया है ये भी आ सकता है। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, प्लीज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, महेश चंद्र मेहता फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश संकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। महेश चंद्र मेहता सही नहीं है, ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नहीं है, बाकी सब सही है। ये महेश चंद्र मेहता फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नहीं है। तो जादव पायंग को क्या माना जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जादव पायंग को माना जाता है क्या, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें भी आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है 48 क्वेश्चन का, इंग्लिश में मैं इसको पढ़ता हूँ। ऑट्रोपाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेलाडोना इज यूज्ड एज अ पेन रिलीवर। पता लगाना है कौन सा सही नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द शिंकोना इज यूज्ड एज द एंटी मलेरियल ड्रग। कई बार पूछा जा चुका है, बात बिल्कुल सही है। मॉर्फिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक दैट इज पेन रिलीवर, और नन ऑफ दिस, यानी कि कौन सा सही नहीं है। इसमें से तो सभी सही मालूम पड़ रहे हैं भाई, ये सभी सही हैं, और आप सभी चीज़ों को याद भी रखेंगे। ठीक, अच्छा सवाल है, आ सकता है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, एक ही में दोनों वर्जन दिए, अच्छी बात है। COP 13, COP 10, COP 16, COP 24। COP का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है ना। पता लगाना है कौन सा सही नहीं है, या कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 2010 में क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया गया था, और यही इसका सही है, बाकी सारे ये अदरवाइज ठीक है। आंसर कौन सा सही है, बी। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इसमें से। कहां पर हुआ था, क्या चीजें हुई थी, ये सारी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 का हिंदी वर्जन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये रहा इंग्लिश वर्जन, इसको मैं पढ़ता हूँ। द स्टेट ऑफ MP हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। अच्छा, लोकटक लेक इज द इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट रामसर साइट। आई डोंट थिंक सो। वुलर लेक इज द इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट रामसर साइट। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज द इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट रामसर साइट। अष्टामुडी लेक इज द इंडिया सदर्न मोस्ट रामसर साइट। पता लगाना है कि कौन सा सही है, नक्शा उठाइए और पता लगाइए कि कौन सा सही है। इसमें अधिकतर तो गलती दिख रहे हैं दो। तो नल सरोवर जो है वो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट रामसर साइट है, ये बात बिल्कुल सही है। अष्टामुडी लेक इज द इंडिया सदर्न मोस्ट रामसर साइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से
सी बन रहा है इसका सही आंसर, क्योंकि हमें क्या बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, जबकि सबसे अधिक कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कितनी, 16। वूलर लेक कश्मीर में, जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। लोकटक कहाँ पर है, ईस्टर्न मोस्ट है। तो इस हिसाब से वो सब सही है और वो दोनों क्या है, गलत है। तो ये रहे कुछ 50 क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको देखिएगा, मित्रों को फॉरवर्ड भी करिएगा, बताइएगा लोगों को स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बारे में। और यकीन मानिए इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता की जो परसेंटेज है वो निश्चित ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।